जय हिंद दोस्तों। आज बायोलॉजी है और न्यू लूसेंट से हो रहा है 442 पेज वाला, और शुरू से हो रहा है एकदम पूरा लूसेंट करवाएंगे, रटवाएंगे। आप लोग जुड़िए, टेलीग्राम ग्रुप पे होमवर्क मिल जाएगा आप लोग का, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। चलते हैं दोस्त, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बायोलॉजी। चलिए, बायोलॉजी में होगा कोशिका विभाजन से हम लोग कर लिए थे। फर्स्ट चैप्टर हो गया था और कोशिका विभाजन हो गया था, और कोशिका विभाजन भी कुछ रह गया था, वहाँ से कहते हैं कोशिका विभाजन से। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो आंसर होगा, कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम देखा था विरचाऊ। किसने देखा था? विरचाऊ ने। कोशिका विभाजन को किसने देखा था? विरचाऊ ने। कब देखा था? 1855 को। कब देखा था? 1855 को। और कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होता है? वाह, आप लोग जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन जो होता है दोस्तों, अविकसित कोशिकाओं में, जिस कोशिका का पूर्ण विकास नहीं होता है उस कोशिकाओं में होता है असूत्री विभाजन। ठीक ना? जैसे आप लोग को लूसेंट देखिए। और एक बात बता देना चाहते हैं, आप लोग जब भी इस वीडियो को सुनिए तो आप लूसेंट लेके बैठिए। जो न्यू स्टूडेंट है, जितना हम बात लूसेंट में बताएंगे, लगभग जो 90% बात वही आने वाला है एग्जाम में, बाकी नहीं आने वाला है। ठीक ना? जो बताएंगे 99% गारंटी है जो वही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, असूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है? अविकसित कोशिका में होता है, जिसका पूर्ण विकास नहीं होता है। जैसे जीवाणु हो गया, निर्हरित शैवाल हो गया, अमीबा हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब हो गया अविकसित कोशिका। ठीक है, अब आते हैं समसूत्री विभाजन, जिसको कहते हैं मिटोसिस। समसूत्री विभाजन को क्या कहते हैं दोस्तों? मिटोसिस। सब यहाँ एक क्वेश्चन पूछता है, जंतु कोशिका में सबसे पहले किसने देखा था? तो याद रखिएगा दोस्तों, वाटर फ्लेमिंग। किसने देखा था जंतु कोशिका में सबसे पहले? वाटर फ्लेमिंग। और ये कहाँ का रहने वाला था? तो जर्मनी का। वाल्थेयर फ्लेमिंग कहाँ का रहने वाला था? वाल्थेयर फ्लेमिंग कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी का। किस कोशिका में देखा था? तो जंतु कोशिका में देखा था। और कब देखा था? तो 1879 में। कब देखा था? 1879, यानी कि 1879 में। ठीक, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन और पूछता है दोस्तों, समसूत्री विभाजन को माइटोसिस किसने कहा था? समसूत्री विभाजन को माइटोसिस किसने कहा था? तो इसी ने कहा था, वाल्थेयर फ्लेमिंग ने। ठीक ना? कब? 1882 ईस्वी में। कब कहा था? 1882 ईस्वी में। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है? तो याद रखिएगा, कायिक कोशिका में होता है। किस कोशिका में होता है? कायिक कोशिका में होता है। किस कोशिका में होता है? कायिक कोशिका में होता है। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये अध्ययन की सुविधा के लिए समसूत्री विभाजन को 5 चरणों में विभाजित किया जाता है। अंतराफेज, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है उतना। ठीक है, बताइएगा, समसूत्री विभाजन में, समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक जनन कोशिका से, यानी कि एक पेरेंट सेल से कितनी संतति कोशिका का निर्माण होता है? तो याद रखिएगा, 2। समसूत्री 2 समान भाग में बढ़ गया, तो एक कोशिका से, एक जनन कोशिका से 2 डॉक्टर सेल का निर्माण होता है। किसमें? समसूत्री विभाजन में। और दोनों में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। एक जनन कोशिका है, उससे 2 गो डॉक्टर कोशिका का निर्माण हुआ, और दोनों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? समान होती है। अब प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जनन कोशिका के बराबर होती है। जितना जनन कोशिका में है उतने होगा डॉक्टर कोशिका में है। जनन कोशिका में मान लीजिए 23 है, तो डॉक्टर कोशिका में भी 23 है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन का जो एनाफेज है वो सबसे छोटी होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। समसूत्री विभाजन की सबसे छोटी अवस्था कौन होता है?
एनाफेज। समसूत्री विभाजन की सबसे छोटी अवस्था कौन होता है? एनाफेज। इसमें कितना समय लगता है? 2 से 3 मिनट। कितना समय लगता है? 2 से 3 मिनट। चलते हैं, अब आते हैं दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन को क्या कहते हैं? मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन को क्या कहते हैं? मियोसिस। तो ये बताइए, अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस किसने कहा था? अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस किसने कहा था? तो याद रखिएगा, फॉर्मर एवं मूले। किसने? फॉर्मर तथा मूले। किसने? फॉर्मर तथा मूले। अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस किसने? फॉर्मर तथा मूले। चलते हैं, आगे पढ़ते हैं दोस्तों। अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने किया है? बताइए, जवाब दीजिए, टाइम देते हैं आप लोगों को। अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने किया है? तो वीजमैन। किसने? वीजमैन। अर्धसूत्री विभाजन की खोज वीजमैन। किसने? वीजमैन। किसने? वीजमैन। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस किसने कहा है? तो फॉर्मर तथा मूले। अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस किसने कहा है? फॉर्मर तथा मूले। लेकिन इसका खोज किसने किया है अर्धसूत्री विभाजन का? तो वीजमैन। लेकिन बोल देगा अर्धसूत्री विभाजन का विस्तृत अध्ययन किसने किया है? तो स्टार्सबर्गर। किसने? स्टार्सबर्गर। ठीक, याद रखिएगा। अर्धसूत्री विभाजन का विस्तृत अध्ययन किसने किया है? तो स्टार्सबर्गर ने। ठीक है, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और बात बताइए, जो अर्धसूत्री विभाजन होता है किस प्रकार की कोशिका में होता है? तो याद रखिएगा, जनन कोशिका में। किस कोशिका में होता है? जनन कोशिका में। और समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में। चलते हैं और जानते हैं दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन को आगे चल के 2 भाग में बांटा जाता है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। इसको दिमाग में नहीं रखना है, ठीक ना। एक और क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? निकालिए फटाक से। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, आधी हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आधी हो जाती है, ठीक ना। इसीलिए इसे कहते हैं न्यूनकारी विभाजन। इसीलिए इसे कहते हैं न्यूनकारी विभाजन। ऑलरेडी हम 6 मिनट लेट हो चुके थे, तब स्टार्ट किए थे। चलिए निकालिए फटाफट, 23 निकालिए, ठीक ना। तो अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? आधी होती है। लेकिन समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। बस समझे दोनों में अंतर देख लीजिए। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या समान, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। इसलिए अर्धसूत्री विभाजन को कहते हैं हम न्यूनकारी विभाजन। क्या कहते हैं? न्यूनकारी विभाजन। चलते हैं दोस्तों, वहाँ हम लोग पढ़े थे, समसूत्री विभाजन में पढ़े थे, प्रोफेज जो है ना सबसे छोटी अवस्था होती है। प्रोफेज जो होती है सबसे छोटी अवस्था होती है। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज जो होता है ना सबसे लंबी अवस्था होती है। प्रोफेज जो है सबसे लंबी अवस्था होती है। सॉरी, समसूत्री विभाजन में एनाफेज, गलती से बोला गया दोस्तों। समसूत्री विभाजन में एनाफेज जो है ना सबसे छोटी अवस्था, सबसे छोटा समय में होता है। और अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज जो है ना सबसे लंबी अवस्था में होती है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा क्रोमोनीमेटा का जो है ना निर्माण कहाँ पे होता है? देखिए तो ठीक है, यहाँ ठीक है। चलिए, क्रोमोनीमेटा का निर्माण कहाँ होता है? लेप्टोटीन अवस्था में होता है। कहाँ होता है? लेप्टोटीन अवस्था में। क्रोमोनीमेटा का निर्माण कहाँ होता है? लेप्टोटीन अवस्था में। किस अवस्था में होता है? लेप्टोटीन अवस्था में होता है। चलिए बताइएगा, क्रोसिन ओवर जो है ना किस अवस्था में होता है? क्रोसिन ओवर जो होता है ना पेकोटीन अवस्था में होता है। पेकीटीन अवस्था में या पेक्रोटीन अवस्था, या जो भी याद रखिएगा, पेकीटीन अवस्था में होता है। क्रोसिन ओवर जो होता है किस अवस्था में होता है? पेकीटीन अवस्था में होता है। अब क्रोमोनीमेटा का निर्माण होता है लेप्टोटीन में। क्रोमोनीमेटा का निर्माण होता है लेप्टोटीन में। अच्छा एक और बताइए, जीन विनिमय जो होता है ना, जीन विनिमय जो होता है किस अवस्था में होता है? इसको भी याद रखिएगा, पेकीटीन अवस्था में होता है। पेकीटीन अवस्था में होता है। जीन विनिमय किस अवस्था में होता है? पेकीटीन अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? पेकीटीन अवस्था में होता है। अच्छा बताइएगा, क्रोसिन ओवर जो है ना हमेशा किसके बीच होता है? हाँ,
नॉन स्टीरर क्रोमेटिड, ठीक ना, नॉन स्टीरर और क्रोमेटिड के बीच, नॉन स्टीरर क्रोमेटिड के बीच होता है। क्रोसिन ओवर हमेशा कहाँ होता है? हाँ, नॉन स्टीरर और क्रोमेटिड के बीच में होता है। बताइएगा क्राइएजमाटा, क्राइएजमाटा का निर्माण किस अवस्था में होता है? डिप्लोटीन, क्राइएजमाटा का निर्माण डिप्लोटीन, क्राइएजमाटा का निर्माण डिप्लोटीन। बताइएगा क्राइएजमाटा की औसत संख्या को क्या कहते हैं? बारंबारता, मैथ वाला बारंबारता नहीं, बायोलॉजी वाला, ठीक ना। क्राइएजमाटा की औसत संख्या को क्या कहते हैं? बारंबारता। बताइएगा किस अवस्था में केंद्रक कला और केंद्रिका लुप्त हो जाती है? किस अवस्था में केंद्रक कला और केंद्रिका लुप्त हो जाती है? हाँ, डाइकिनेसिस अवस्था में। किस अवस्था में? डाइकिनेसिस अवस्था में क्या होती है? केंद्रक कला और केंद्रक क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका से कितनी संतति कोशिका का निर्माण होती है? अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका से 4 संतति कोशिका का निर्माण होती है। एक जनन कोशिका से कितनी? 4 संतति कोशिका का निर्माण होता है। एक जनन कोशिका से कितनी? 4 संतति कोशिका का निर्माण होता है। चलिए अब हम लोग अंतर देख लेते हैं, तो फिर से बोल देते हैं, अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका से कितनी? 4 संतति कोशिका का निर्माण होता है। और समसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका से कितनी? नहीं, समसूत्री विभाजन में 1 से 2, एक जनन कोशिका से 2 संतति कोशिका का निर्माण होता है। चलिए अब आप लोग पलट लीजिए, समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन में अंतर, समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। चलिए सबसे पहले समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिका में, समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिका में, अर्धसूत्री विभाजन होता है जनन कोशिका में। पहला अंतर हो गया। और समसूत्री विभाजन में कम समय लगता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में अधिक समय लगता है, ठीक ना। और समसूत्री विभाजन से एक कोशिका से कितने कोशिका का निर्माण होता है? 2। एक कोशिका से कितने कोशिका का निर्माण होता है? 2। जबकि अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से कितने का? 4 का। समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से कितने? 2। एक कोशिका से 2। अर्धसूत्री में एक कोशिका से कितना? 4। समसूत्री में एक कोशिका से 2, अर्धसूत्री में 1 से 4, ठीक ना। अब एक अगला पॉइंट ध्यान से, अगला पॉइंट दोस्तों एकदम ध्यान से लुसेंट यहाँ पॉइंट नंबर 4 को ध्यान से याद रखिएगा। जो समसूत्री विभाजन होता है इसमें आनुवांशिक विविधता नहीं होती है, आनुवांशिक विविधता नहीं होती है, इसका मतलब एकदम फोटो स्टेट होता है। बस समझे, आनुवांशिक विविधता नहीं होता है, इसका मतलब जैसा जनन कोशिका है और उसे डॉक्टर कोशिका होगा, यानी कि जैसा बेटा जैसा बाप वैसा बेटा, एकदम फोटो स्टेट निकलेगा। किसमें? समसूत्री विभाजन में। इसलिए बोलता है आनुवांशिक विविधता नहीं होती है, आनुवांशिक विविधता नहीं होती है किसमें? समसूत्री विभाजन में। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में आनुवांशिक विविधता होती है, क्योंकि आधा गुण आएगा माँ का, आधा गुण आएगा पिता का, इसलिए जो बच्चा होगा दोनों का मिश्रण, इसलिए कहेगा आनुवांशिक विविधता होगा किसमें? अर्धसूत्री विभाजन में। और समसूत्री विभाजन की सबसे छोटी अवस्था पहले ही बता दी है, कौन से? प्रोफेज। और अर्धसूत्री विभाजन की सबसे लंबी अवस्था प्रोफेज है, लंबी। लेकिन दोनों का यहाँ जो लुसेंट ध्यान से समझिएगा, यहाँ कहा है पॉइंट नंबर 6, प्रोफेज इसकी छोटी अवस्था है, ठीक ना। समसूत्री की लंबी होती है, जबकि हम लोग शुरू में पढ़े हैं समसूत्री विभाजन में एनाफेज सबसे छोटा होता है, एनाफेज सबसे छोटा होता है। चलिए अब आइए समजात अंग, समजात यानी चैप्टर नंबर 3 में हम लोग प्रवेश कर गए हैं जैव विकास। जैव विकास यानी कि हमारे जीवन में कैसे कैसे डेवलप हुआ, कैसे हम लोग जो है बंदर से बन गए, क्या आदमी लंगूर से बन गए, अंगूर कैसे चलते हैं। समजात अंग, समजात, देखो समजात में क्या होता है? देखने में असमान लगेगा। समजात अंग किसको कहेंगे? देखने में असमान, लेकिन मूल रचना में क्या होगा? समान। देखने में असमान लेकिन मूल रचना में देखने में, लेकिन मूल रचना में देखने में, मूल रचना में। जैसे
उसको कहेंगे हम समजात, यानी कि जात समान है, देखने में समान नहीं है उसका जात, यानी मूल संरचना क्या है समान, लेकिन देखने में समान नहीं है। जैसे सील के फ्रीरर, चमगादड़ के पंख, घोड़े के अगली टांग, बिल्ली का पंजा, मनुष्य के हाथ की मौलिक संरचना एक जैसी है, सब देखने में क्या क्या है अलग अलग। फिर से बोलते हैं, चमगादड़ के पंख, सील के फ्रीरर, हाँ फ्लिपर, सील के फ्लिपर, चमगादड़ के पंख, घोड़े के अगली टांग अलग होता है, बिल्ली का पंजा देखिए कैसा होता है, घोड़े का अगली टांग देखिए कैसा होता है, ठीक ना, चमगादड़ के पंख देखिए कैसा होता है, सब देखने में क्या है अलग, लेकिन उसकी मूल जो संरचना है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो एक जैसा है। बात समझे कि नहीं? समजात अंग समझ में आ गया। अब आइए समरूप। तो रूप चेहरा, यानी कि रूप क्या होगा समान, देखने में होगा समान, लेकिन मूल संरचना क्या होगा अलग अलग। समरूप यानी कि रूप समान लेकिन मूल संरचना अलग अलग। जैसे तितली, पक्षी तथा चमगादड़ के पंख उड़ने के कार्य करते हैं, तो सब देखने में क्या है एक जैसा और देखने में एक समान, परंतु इन सब की उत्पत्ति जो है ना अलग ढंग से हुआ है, सब की उत्पत्ति अलग ढंग से हुआ है, ठीक ना। तो ये समजात हो गया, समरूप हो गया। अब आइए अवशोषी अंग। तो अवशोषी अंग किसे कहते हैं? ऐसे अंग जो जीवों के पूर्वजों में पुनः विकसित होते हैं, जो पूर्वजों में पुनः विकसित था लेकिन आज वो विकसित नहीं है। हमारे पूर्वज में वो विकसित था, हमारे पूर्वज के समय में विकसित था, लेकिन आज वो विकसित नहीं है। बात समझे? अवशोषी अंग बोलिए फिर से, अवशोषी अंग। हाँ, हमारे पूर्वज में विकसित था लेकिन आज वो विकसित नहीं है। बात समझे? उसे कहेंगे हम अवशोषी अंग। लेकिन ये कैसे समाप्त हुआ? हमारे वातावरण, काम के तरीके, ठीक ना, हम लगातार यूज नहीं कर रहे हैं। देखिए, जो सवाल या जो जीके आप लगातार उसको छोड़ दीजिएगा तो वो आपको भी छोड़ देगा। उसी प्रकार हमारे अंग है जिसका हम लगातार इस्तेमाल नहीं किए तो वो धीरे धीरे क्या हो गया, विलुप्तावस्था पे हो गया। बात समझे बात? तो इसीलिए वहाँ कहा है, परंतु वातावरणीय परिस्थितियों में बदलाव से इनका महत्व समाप्त हो जाने के कारण विकास का क्रम में इसका क्रमिक लोप होता गया। मतलब विकास के क्रम में धीरे धीरे घटता गया। जैसे हम लोग को बंदर पूछ था, धीरे धीरे खत्म होते होते पूछ खत्म हो गया, उसे कहेंगे अवशोषी अंग। जैसे उदाहरण के लिए दिया है, पीनिया, कर्ण, पल्लव, त्वचा के बाल। किसी के शरीर में अधिक त्वचा के बाल है, किसी के शरीर में कम है। जहाँ ज़्यादा लगाते हैं वहाँ बाल कम है, ठीक ना। ये सब है। बताइएगा मनुष्य में कितने अवशोषी अंग हैं? 100। कितने हैं? 100 है। कितने हैं? 100 है। बताइएगा सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन है? साइनोबैक्टीरिया। कौन है? साइनोबैक्टीरिया। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन है? साइनोबैक्टीरिया। कौन है? बताइए पक्षी का विकास जो है किससे हुआ है? सरीसृप। पक्षी का विकास सरीसृप। पक्षी का विकास सरीसृप से। पक्षी का विकास सरीसृप से। पक्षी का विकास सरीसृप से। जल स्तर जीवों का विकास हुआ है किस वर्ग से? मत्स्य वर्ग। जल और स्तर जीवों का विकास हुआ है मत्स्य वर्ग से। जल और स्तर जीवों का विकास हुआ है पक्षी से। पक्षियों का विकास हुआ है सरीसृप वर्ग से। पक्षियों का विकास सरीसृप। पक्षियों का विकास सरीसृप वर्ग से, ठीक ना। और जल और स्थल जीवों का विकास हुआ है मत्स्य वर्ग से। जल और स्थलचर जीवों का विकास हुआ है मत्स्य वर्ग से। और स्तनी वर्ग का विकास हुआ है सरीसृप से। स्तनी वर्ग का विकास हुआ है सरीसृप से। चलिए ये हो गया। अब आते हैं हम जैव विकास के सिद्धांत। जैव विकास के सिद्धांत के संबंध में पहला सिद्धांत जो आता है लेमार्कवाद का आता है। किसका आता है? लेमार्कवाद का। तो बताइएगा लेमार्क का सिद्धांत कब प्रतिपादित हुआ था? 1809 में। लेमार्क का सिद्धांत 1809। लेमार्क का सिद्धांत 1809। लेमार्क का सिद्धांत 1809। इसकी पुस्तक बताइए तो। बताइए। फिलोसफिक जियोलॉजिक। फिलोसफिक जियोलॉजिक इसकी पुस्तक का नाम? फिलोसफिक जियोलॉजिक। इसकी पुस्तक का नाम फिलोसफिक जियोलॉजिक। इसकी पुस्तक का नाम फिलोसफिक जियोलॉजिक, ठीक नाम।
तो इन्होंने क्या बताया, लेमार्कवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है समझ लीजिए, नीचे का पॉइंट आइए, ऊपर वाला छोड़ दीजिए। अंगों के कम या अधिक उपयोग का सिद्धांत दिया है। लेमार्कवाद क्या सिद्धांत दिया है, अंगों के कम या अधिक उपयोग का सिद्धांत। लेमार्कवाद क्या दिया है, अंगों के कम या अधिक उपयोग का सिद्धांत दिया है। किसने, लेमार्कवाद ने। इस प्रकार जीवों के द्वारा उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है, जिसके फलस्वरूप नई नई जातियां बन जाती है। जैसे जिराफ के गर्दन का लंबा होना, क्या कहेंगे, अगर कहा है जिस अंग का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे उसमें ज़्यादा वृद्धि होगा, जिस अंग का इस्तेमाल कम करेंगे वो धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। जैसे जिराफ जो है ना, मतलब खाने के लिए अपना गर्दन को ज़्यादा ही ऊपर उठाता था, तो उसका गर्दन क्या हो गया, लंबा हो गया। ये किसने कहा है, लेमार्कवाद ने। किसने कहा है, लेमार्कवाद ने। उपार्जित लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है, टेंटोलॉजी। क्या कहलाता है, टेंटोलॉजी। उपार्जित लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है, टेंटोलॉजी। क्या कहलाता है, टेंटोलॉजी। अब आइए डार्विनवाद। अब आइए डार्विनवाद। बताइएगा, पूरा अवशेष का महान अन्वेषक किसे कहा जाता है, पूरा अवशेष का महान अन्वेषक किसे कहा जाता है, डार्विन को। किसको कहा जाता है, डार्विन को। पूरा अवशेष का महान अन्वेषक किसे कहा जाता है, डार्विन को। अब बताइएगा, विश्व सर्वेक्षण किया था, पूरे विश्व का भ्रमण किया था डार्विन जो है किस जहाज से, ये क्वेश्चन पूछता है। बीगल नामक जहाज से। किस जहाज से, बीगल जहाज से। पूरे विश्व का भ्रमण करता है किस जहाज से, पूरे विश्व का भ्रमण करता है किस जहाज से, बीगल जहाज से। किस जहाज से करता है, बीगल जहाज से, ठीक ना। पूरे विश्व का भ्रमण किया किस जहाज से, बीगल जहाज से। और ये कहा है, डार्विन क्या कहा है, सभी जीवों में जो है ना प्रचुर संतान उत्पत्ति होती है। सभी जीवों में प्रचुर मात्रा में संतान उत्पत्ति होती है, ठीक ना। अगर संतान उत्पत्ति करेगा तो प्रत्येक जीव अपने जीवनोपार्जन के लिए, जीविका के लिए क्या करेगा, संघर्ष करेगा, ठीक ना। प्रत्येक जीव क्या कहता है, प्रत्येक जीवों में संतान उत्पत्ति की विशेष क्षमता होती है। अगर संतान उत्पत्ति कर रहा है तो जीवन उपार्जन के लिए, अपने आजीविका की पूर्ति के लिए जातीय संघर्ष होगा। ये किसने कहा है, डार्विन ने कहा है। किसने कहा है, डार्विन ने कहा है। और ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। और क्या कहा, दो सजातीय जीव बिल्कुल समान नहीं होते हैं। दो सजाती है, जात क्या है, समान है बिल्कुल, फिर भी बिल्कुल समान नहीं होता है। देखिए 4-5 भाई बहन होता है, सब एक समान होता है। यहाँ तो जाते का बात कर रहा है कि दो सजातीय जीव बिल्कुल समान नहीं होता है। इसी तरह लेकिन उसमें जो होता है ना, वो समान गुण छुपे रहते हैं। छुपते एक पीढ़ी के बाद जो है ना वो गुण गायब हो जाते हैं और एक नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक ना। तो ये विभिन्नताएं इन्हें जनकों के वंशाक्रम में मिलते हैं, ठीक ना। आगे आइए, उपयोगी विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठी होती रहती है। काफ़ी समय के बाद उत्पन्न जीवधारियों की लक्षण मूल जीवधारियों से इतने भिन्न हो जाते हैं कि एक नई जाति बन जाती है। बात समझें, इस वंश में थोड़ा कम हुआ, उस वंश में कम होते होते जैसे हम लोग बंदर से दिए बनते मनुष्य का रूप ले लिए, ठीक ना। तो कहता है जो प्रत्येक जीव में, जैसे हम हैं तो मेरा आने वाला जो है पीढ़ी उसमें कुछ भिन्नता आएगा, फिर उसके आने वाला पीढ़ी में भिन्नता आएगा, फिर आते एक समय आएगा जो हम विलुप्त हो जाएंगे। मेरा 50वां पीढ़ी आते उसका एक नया जनरेशन आ जाएगा, ठीक ना। तो चलिए, ये किसने कहा है, डार्विन ने कहा है। किसने कहा है, डार्विन ने। अब आते हैं नव डार्विनवाद। नव डार्विनवाद के जो है ना 4 प्रमुख कारक थे। नव डार्विनवाद के कितने कारक थे, 4। विविधता, उत्परिवर्तन, प्राकृतिक वर्णन और जनन। चलते हैं। अब आइए उत्परिवर्तनवाद। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया है, हुडो डी ब्रिज। किसने दिया है, हुडो डी ब्रिज ने। किसने दिया है, हुडो डी ब्रिज। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया है, हुडो डी ब्रिज ने। बताइएगा, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन। ध्यान से सुनिएगा भाइयों, जीन के भीतर अनुक्रम यानी कि एक क्रम के आधार, एक क्रम के अनुसार, अनुक्रम मतलब एक क्रम के अनुसार आधार परिवर्तन को क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन को क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन। क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन। अब आइए हम लोग एक्सरसाइज 4 की ओर आते हैं, अनुवांशिकी। किसके ओर आते हैं, अनुवांशिकी। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है,
अनुवांशिकी कहते हैं किसे? अनुवांशिक कहते हैं किसे? हाँ, जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचलित होती है उसे क्या कहते हैं? अनुवांशिक। जैसे मेरा गुण कुछ आया मेरे बच्चा में, अब कुछ नहीं, पूरा नहीं आएगा, कुछ आएगा, फिर उससे ट्रांसफर हुआ कुछ नया आया, फिर एक समय आते 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 मेरा गुणवा खत्म हो जाएगा, नया गुणवा आएगा, तो एक नई उत्पत्ति हो जाएगा। वो कहा डार्विन। वो कौन कहा? डार्विन। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अनुवांशिकता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दिया? ग्रेगर जोहान मेंडल। याद रखिएगा, मेंडल, ठीक ना। इसीलिए कहा जाता है अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? मेंडल को। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? मेंडल को। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? लेकिन बोलेगा जेनेटिक्स शब्द किसने दिया है? विलियम वाटसन ने। जेनेटिक शब्द किसने दिया है? विलियम वाटसन ने। जेनेटिक शब्द किसने दिया है? विलियम वाटसन ने। लेकिन बोलेंगे जीन शब्द किसने दिया है? जोहानसन ने। जीन शब्द जोहानसन ने। जेनेटिक शब्द किसने? विलियम वाटसन। जेनेटिक शब्द विलियम वाटसन। जीन शब्द जोहानसन। जीन शब्द जोहानसन। जीन शब्द जोहानसन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा, अनुवांशिक के संबंध में जो प्रयोग किया था मेंडल ने, किस पौधे से किया था? मटर के पौधे से। किस पौधे से किया है? मटर से पौधे से। अब आगे आप लोग लुसेंट में देखिएगा, एकल संक्रमणीय क्रॉस, द्वि संक्रमणीय क्रॉस। तो ये पूरे लिस्ट में आपको कुछ भी याद नहीं करना है, बस नीचे आ जाइए, लिखा होगा नीचे, वो जो बॉक्स बनल उसमें लिखा होगा F2 पीढ़ी के पौधे को फिनोटाइप अनुपात होता है 3:1। इसको दिमाग में रखिएगा, F2 पीढ़ी के पौधे को फिनोटाइप अनुपात होता है 3:1। F2 पीढ़ी के पौधे का फिनोटाइप अनुपात होता है 3:1 और जीनोटाइप अनुपात होता है 1:2:1। F2 पीढ़ी के पौधे का फिनोटाइप अनुपात कितना होता है? 3:1 और जीनोटाइप अनुपात होता है 1:2:1। याद रखिएगा, फिनोटाइप क्या है और क्या कहते हैं जीनोटाइप क्या, आगे दिया हुआ है। F2 पीढ़ी के पौधे का फिनोटाइप अनुपात कितना? 3:1 और जीनोटाइप अनुपात कितना? 1:2:1। ठीक ना। चलिए आगे बढ़िए। द्वि संक्रमणीय में पूरा छोड़ दीजिए, एकदम नीचे आइए। F2 पीढ़ी के पौधे का फिनोटाइप कौन सा? द्वि संक्रमणीय। अब कौन सा पढ़ रहे हैं? द्वि संक्रमणीय। क्या पढ़ रहे हैं? द्वि संक्रमणीय। क्या पढ़ रहे हैं? द्वि संक्रमणीय। F2 पीढ़ी के पौधे का फिनोटाइप अनुपात होता है 9:3:3:1। F2 पीढ़ी के पौधे का फिनोटाइप अनुपात होता है 9:3:3:1। F2 पीढ़ी के पौधे का फिनोटाइप अनुपात होता है 9:3:3:1। F2 पीढ़ी के पौधे का जीनोटाइप अनुपात, F2 पीढ़ी के पौधे का जीनोटाइप अनुपात होता है 1:2:1। फिर 2:4:2, फिर 1:2:1। यानी कि बीच में देखिए दोनों छोर होगा 1:2:1, दोनों छोर, और फिर बीच में होगा 2:4:2। आप लोग लुसेंट देखिए, लुसेंट में पलट के देखिए, न्यू लुसेंट एकदम 442 पेज वाला का लुसेंट देखिए, एकदम 2023 के एडिशन में दिया होगा, पेज नंबर 356 में। तो आप लोग ऐसे याद रखिएगा, पहले 1:2:1, फिर 2:4:2, फिर 1:2:1। ठीक ना। ये हो गया F2 के जीनोटाइप अनुपात, और F2 के फिनोटाइप अनुपात 9:3:3:1। चलते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आते हैं मेंडल के नियम। तो मेंडल महोदय ने कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। मेंडल महोदय ने कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। पहला नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी कि प्रभाविकता का नियम। पहला नियम है प्रभाविकता का नियम। पहला नियम है प्राविकता का नियम। पहला नियम है प्राविकता का नियम। पहला नियम है प्राविकता का नियम। दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम। दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम। दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम। तीसरा नियम है हाँ स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक ना। लॉ ऑफ इंटरडिपेंडेंस। ठीक ना। लॉ ऑफ इंटरडिपेंडेंस, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बताइएगा जेनेटिक्स सर्वप्रथम जेनेटिक्स का नाम का उपयोग किसने किया था? W. वाटसन ने। कब किया था? 1905। कब किया था? 1905।
पहले ही हम बता दिए हैं, जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन, जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन, कब? 1909। फिनोटाइप हम बोले थे आगे मिलेगा। फिनोटाइप किसे कहते हैं? जीवधारियों के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। एंड देखिए, कुछ गुण है सामने दिखाई देता है, आप कुछ गुण कभी नहीं देख पाता है, कभी कभी दिखाई देता है। जो सामने दिखाई दिया वो हो गया फिनोटाइप, जो सामने दिखाई दे रहा है गुण, आज जो पर्दा के पीछे है जीनोटाइप। बात समझे? जीवधारियों के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं उसे कहेंगे हम फिनोटाइप। और जीनोटाइप जीवधारियों के अनुवांशिक संगठन को उसका कहते हैं जीनोटाइप। जीवधारियों के अनुवांशिक संगठन को क्या कहेंगे? जीनोटाइप। ठीक ना? चलते हैं आगे बढ़ते हैं ये सब। चलिए अब आइए लिंकेज। अब आइए लिंकेज। लिंग सहलंगता जिसको कहेंगे इंग्लिश में लिंकेज का सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या किसने किया था? लिंग सहलंगता का, लिंकेज का सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या किसने किया था? मायगन ने। किसने किया था? मायगन। इसमें पूरा नहीं है, इसमें यही क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। किसने किया था? मायगन ने। किसने किया था? लिंकेज या लिंग सहलंगता का सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या किसने किया है? मायगन ने। कब किया था? 1910 में। कब किया था? 1910 में। अब मनुष्य के कई लिंग सहगुण का एग्जाम्पल है, सहलंग गुण का एग्जाम्पल है, जैसे कार्बाइडनेस, गंजापन, हीमोफीलिया, मायोपिया, हाइपरट्राइकोसिस। ठीक ना? ये सब किसका एग्जाम्पल है? लिंकेज का है, सहलंगता का। लिंग सहलंगता का एग्जाम्पल है। फिर से बोल देते हैं, लिंग सहलंगता किसने दिया है? मॉर्गन ने। लिंग सहलंगता किसने दिया है? मॉर्गन ने। कब दिया है? 1910 में। कब दिया है? 1910 में। कब दिया है? 1910 में। इसका उदाहरण क्या क्या है? रंगवर्धनता, गांजापन, हीमोफीलिया, मायोपिया, हाइपरट्राइकोसिस। हाइपरट्राइकोसिस। और फिर एक बार क्वेश्चन नीचे देख लीजिए, लिंग सहलंग गुण स्त्रियों के अपेक्षा पुरुष में ज़्यादा होता है। कभी भी लूसेंट में कहीं भी देख लीजिएगा किस में ज़्यादा होता है, कोई गुण हमेशा याद रखेगा पुरुषों में ज़्यादा होता है। ठीक ना? खतरा मंडराता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मानव अनुवांशिक अब हम पढ़ लेते हैं। गुणसूत्र का नामकरण किसने किया है? डब्ल्यू वाल्टेयर। गुणसूत्र का नामकरण किसने किया है? डब्ल्यू वाल्टेयर। कब किया है? 1888 ने। गुणसूत्र का नामकरण डब्ल्यू वाल्टेयर। कब? 1888 ने। बताइएगा, गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। बताइएगा, जीन की आधुनिक विचारधारा किसने दिया है? एस बेंजर ने। जीन की आधुनिक विचारधारा किसने दिया है? एस बेंजर ने। किसने दिया है? एस बेंजर ने। जीन की कार्य इकाई को क्या कहते हैं? सिस्ट्रोन। जीन की कार्य इकाई को क्या कहते हैं? सिस्ट्रोन कहते हैं। जीन की कार्य इकाई को क्या कहते हैं? सिस्ट्रोन कहते हैं। जीन की कार्य इकाई को क्या कहते हैं? सिस्ट्रोन कहते हैं। उत्परिवर्तन की इकाई को क्या कहते हैं? म्यूटॉन। उत्परिवर्तन की इकाई, उत्परिवर्तन की इकाई म्यूटॉन। उत्परिवर्तन की इकाई म्यूटॉन। उत्परिवर्तन की इकाई म्यूटॉन। अब पुनः संयोजन की इकाई को क्या कहते हैं? रेकॉन। पुनः संयोजन की इकाई को क्या कहते हैं? रेकॉन। पुनः संयोजन की इकाई को क्या कहते हैं? एक बार फिर से इसको हम देख लेते हैं। बताइएगा, गुणसूत्र का नामकरण किसने किया? डब्ल्यू वाल्टेयर ने। गुणसूत्र का नामकरण किसने किया? डब्ल्यू वाल्टेयर ने। कब किया? 1888 में। कब किया? 1888 ने। बताइएगा, गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। बताइएगा, जीन की आधुनिक विचारधारा किसने दिया है? एस बेंजर ने। कब दिया है? 1956 में। कब दिया है? 1956 में। बताइएगा, जीन के काय की इकाई को क्या कहते हैं? सिस्टोन। जीन की काय की इकाई को क्या कहते हैं? सिस्टोन। उत्परिवर्तन की इकाई को क्या कहते हैं? म्यूटॉन। उत्परिवर्तन की इकाई को क्या कहते हैं? म्यूटॉन कहते हैं। अब पुनः संयोजन की इकाई को क्या कहते हैं? पुनः संयोजन की इकाई को क्या कहते हैं? पुनः संयोजन की इकाई को क्या कहते हैं? जगते रहो। चलिए
मनुष्य में कितने अमीनो अम्ल, मनुष्य में कितने अमीनो अम्ल 20, मनुष्य में कितने अमीनो एसिड 20, मनुष्य में कितने अमीनो एसिड 20। बताइएगा डीएनए की पॉलीमरेज नामक संरचना किसने दिया है? आर्थर कॉनबर्ग ने। डीएनए की पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज किसने किया है? आर्थर कॉनबर्ग ने। कब किया है? 1962 ने। डीएनए की पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज किसने किया है? आर्थर कॉनबर्ग ने। कब किया है? कब किया है? 1962 में। बताइएगा मनुष्य में लिंग का निर्धारण, मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। कितने जोड़ी? 23 जोड़ी में सेक्स हार्मोन कितने होते हैं? केवल 1 जोड़ी, 22 जोड़ी नहीं, मात्र 1 जोड़ी। 1 जोड़ी में बताइएगा स्त्रियों में कौन कौन होता है? पुरुषों, हाँ, स्त्रियों में केवल XX और पुरुष में XY, और संतान की उत्पत्ति जो होता है X और Y के मिलने से। XX मिलेगा तो लड़की होगा, XY मिलेगा तो पुरुष होगा। लेकिन हमारे गांव समाज में क्या होता है पता है ना? है कहीं नो छै कनिया आई ले हाई बेटी ये अथी करे छे तो पते नहीं छे ओकरा में ओकरा कोई गलती नहीं छे। यही तो समाज में होता है। इसी को कहते हैं एजुकेशन जहाँ नहीं है वहाँ है अंधभक्त। और समझे? दोष देता है कि ना लड़कियों को, समाज में होता है ना ऐसा, हाँ, लेकिन उसमें किसी का कोई गलती नहीं है। बात समझे? चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आज जिसको देखते हैं 4-5 गो बेटा हो जाएगा ना, हाँ, कहेगा देखो कितना अच्छा है, उसका कोई योगदान नहीं है, वो भगवान का योगदान है। XY मिला जिसका बेटा हुआ, जिसका नहीं मिला उसको बेटी हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सबसे बाहर निकलते हैं, चलते हैं। बताइएगा परखनली शिशु के मामले में निषेचन कहाँ होता है? परखनली के अंदर। कहाँ होता है? परखनली के अंदर। अब कौन डाटा बचा है? ये डाटा बचा है, देख लेते हैं। गुणसूत्र बताइएगा एस्केरिस में गुणसूत्र, एस्केरिस में गुणसूत्र, मच्छर में घरेलू मक्खी, मटर, प्याज, मक्का, हमको ही बोलना होगा ना, इंसरवा तो हम बोलिए ना, आपका आवाज होती हो जाएगा। बताइए एस्केरिस, हम पहले बोलेंगे उसके बाद आप लोग बोलिएगा, ठीक ना, काहे कि फिर आवाज गड़बड़ा जाएगा, ठीक ना। एस्केरिस 2, मच्छर 6 और घरेलू मक्खी 12, मटर 14, प्याज 16, मक्का 20, टमाटर 24, मेढक 26, 3 बार बोलेंगे। नींबू 18-36, बिल्ली, चूहा देखिए चूहा 2 गो है, एगो माउस बोलेगा तो 40 और राइट बोलेगा तो 42, छोटका चूहा 40, बड़का चूहा 42, ऐसे याद रखेगा। छोटका चूहा 40, बड़का चूहा 42, गेहूँ 42, खरगोश 44, मनुष्य 40, आलू 48, चिंपैंजी आलू 48, तंबाकू 48, 3 गो है। आलू चिंपैंजी तंबाकू, कितना? 48। घोड़ा हो गया, घोड़ा देखिए शतरंज में को गो 64 खाने, शतरंज में 64 खाना। और शतरंज में जो है ना घोड़ा जो है ना चारों पट्टी घूम के मारता है। घोड़ा 1.5 घर चलता है और सबको घूम के मारता है। चलिए घोड़ा हो गया 64, कुत्ता हो गया 78, कुत्ता 78, 78, ठीक ना। कबूतर 80, जा कबूतर जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी पहुंचा, 80 गो चिट्ठी पहुंचा। कबूतर 80, कबूतर। रेडियो फाइटर 1300 से, वाह परफेक्ट टाइम।
पूरा। आज इसमें बहुत था, शुरू से पूछ लिए ना, शुरू से पूछ लिए कोशिका विभाजन से। चलिए बताइए स्पीडी। हाँ यहीं से बोनी हुआ है शुरू से। चलिए ए भैया लोग देख लीजिए, साइंस स्पीडी है। जानते हैं साइंस स्पीडी क्या होता है ना? ये होता है इजी क्वेश्चन को, घर के क्वेश्चन को बचा के रखता है, घर की इज्जत घर में रखता है, ऐसे जानिए। घर का क्वेश्चन रहने देगा आपके पास। चलिए बता दीजिए फटाफट। ये एक पेज से स्टार्ट है, आज देख लीजिए, एकदम न्यू एकदम स्पीडी है, ठीक ना। 2023 का एडिशन है, 1380 सेट्स है इसमें, ठीक ना। और 2022 का ग्रुप डी इंक्लूड है। आप लोग लेना है तो ले लीजिएगा, आपकी इच्छा पे है। बताइएगा केचुआ जोंक किस ग्रुप में? एनेलिडा। केचुआ जोंक बताइएगा। ये इसमें याद नहीं करवाएंगे, पूछेंगे। मच्छर, खटमल, मक्खी, आर्थ्रोपोडा किसमें? अरे घेंगा और सीप, मोलस्का। घेंगा और सीप। अब बताइए तालाब मछली, बीटर स्टार किसमें? इकाइडोमेल्टा में। किसमें? इकाइडोमेल्टा में। तालाब मछली बीटर स्टार किसने? इकाइडोमेल्टा में। बताइएगा शुद्ध रक्त जो है ना किससे जाता है? धमनी से। शुद्ध हो गया धमनी से, और सिरा से अशुद्ध, सिरा से अशुद्ध। अरे जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। बताइएगा सोडियम का कार्य क्या है? रक्त दाब को क्या करना? नियंत्रित करना। सोडियम का काम रक्त दाब को नियंत्रित करना। अरे बताइए नमक का सूत्र बता दीजिए हो। NaCl। चलिए ठीक है, तो रक्त दाब को नियंत्रित करता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। बताइए पोटेशियम का कार्य हो? नाड़ी नाड़ी हृदय की धड़कन और नाड़ी संस्थान। पोटेशियम हृदय की धड़कन और नाड़ी संस्थान। पोटेशियम हृदय की धड़कन और नाड़ी संस्थान। पोटेशियम का संकेत? हाँ पोटेशियम का संकेत के। अब एक बहुत अच्छा है यहाँ ट्रिक, ठीक ना। के से कुमार भी होता है, के से कुमारी भी होता है। कुमार है तो अपनी कुमारी को ले लीजिए, और कुमारी है तो अपनी कुमार को लीजिए। उसका कहाँ? हृदय में बैठा बसल है के। बस समझे, सबका के उसके हृदय में। नहीं समझे? के मतलब पोटेशियम, यानी कि के मतलब कुमारी, कुमार के लिए कुमारी और कुमारी के लिए कुमार। चलिए पोटेशियम हो गया का काम? हृदय धड़कन और नाड़ी संस्थान। बताइएगा अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल। क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल। और ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल। क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल। क्या बनाता है? अच्छा एक और क्वेश्चन बताइएगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? हाँ कार्बन डाइऑक्साइड और जल। बताइएगा एनेलिडा में जो उत्सर्जन है किस अंग से होता है? हाँ नेफ्रिडिया से। किससे होता है? नेफ्रिडिया। अरे इतना जानते तो ये भी बता दीजिए ना, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहिःस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? अग्नाशय है। बताइएगा मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। कहाँ होता है? मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, प्यूटरी ग्रंथि। चलिए अच्छा बताइएगा स्प्रिंग जो घिसते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर जहाँ आ जाता है, कौन सा बल होता है? प्रत्यानयन बल होता है। कौन सा होता है? प्रत्यानयन बल होता है। बताइएगा पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन होता है? अरे कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या होता है? वो जो घरेलू खाद वगैरह होता है, गोबर वगैरह होता है, वही होता है। बताइए पेट्रोलियम जो है ना किस चट्टान में पाया जाता है? अवसादी चट्टान में। कौन सा चट्टान में? बताइएगा गुब्बारे में जो है ना कौन सा गैस? कौन सा गैस? नेटिया चिप देंगे, ठीक ना। अब आप ही के नाम से जो है ना सुसाइड नाम लेटर लिखवाएंगे। अच्छा ओह बृहस्पति है, आज महादेव के पास पहुंचा है ना। चलिए ठीक। अच्छा विष्णु भगवान के पास। चलिए ठीक है। हाँ बृहस्पति विष्णु भगवान। चलिए ठीक है। बताइएगा DDT का उपयोग जो है ना किस रूप में किया जाता है? कीटनाशी के रूप में किया जाता है। बताइएगा इथेनॉल के अधिक सेवन से क्या होता है? लीवर खराब हो जाता है, ठीक ना। बताइएगा
आग लगने तथा फैलने में की सबसे कम संभावना किस में होता है? सूती वस्त्र में। किस में होती है? अरे बताइए, हरा जो सब्जी खाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रचुर मतलब क्या होता है? आयरन रहता है। क्या रहता है? आयरन रहता है। बताइएगा, गैसोलीन के किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाता है? इथाइल अल्कोहल। ठीक ना, गैसोलीन इथाइल अल्कोहल के साथ मिलकर क्या बनाता है? गैसोहॉल। ठीक ना। चलिए और पूछ लेते हैं, टाइफाइड के लिए जो है ना औषधि कौन सा है? क्लोरोमाइसिटिन। क्या है? क्लोरोमाइसिटिन। क्लोरोमाइसिटिन। बताइएगा, सिनेबाय किसका एक्स है? पारा का। किसका है? पारा का एक्स है। बताइएगा, शरीर के तापमान का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। कौन करता है? लाल अस्थि मज्जा का निर्माण कहाँ होता है? आईबीसी में होता है। बताइए, केसरूक की संख्या कितनी है? 33 है। कितनी है? एथलीट फूड जो है ना किससे होता है? कवक से होता है। दम्मा किससे होता है? कवक से होता है। अब फेरिया किससे होता है? कृमि से होता है। शुद्ध कणिका का दूसरा नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। वट वृक्ष जो है ना किस वर्ग के अंतर्गत आता है? आवृत बीजी के अंतर्गत आता है। किससे अंतर्गत? आवृत बीजी के। पेंसिलिन किससे बनाया गया है? कवक से। ठीक ना। बताइएगा, लाइकेन जो है ना किसका किसका पहला प्यार है? शैवाल और कवक का। चलते हैं, लोम किससे प्राप्त होता है? पुष्पकली से। चलिए, पहला पेज कंप्लीट हो गया। कल होगा, आप लोग देख लीजिए भैया जी, साइंस लूसेंट से पेज नंबर 2। चलते हैं, यहीं अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।